प्यारे बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग LCR सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे। काफी कुछ इसमें हो भी गया था, जैसा कि बताया गया था कि इसमें 3 केस होते हैं। व्हेन XL मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोर देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस XL इज ग्रेटर देन XC। और दूसरे केस में क्या था कि व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस was more than the inductive reactance means XC was more than XL। थर्ड केस में था कि XL is equal to XC, XL is equal to XC। तो ये कंडीशन जो होती है, तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, जिसको हम रेजोनेंट कंडीशन भी बोलते हैं। तो रेजोनेंट कंडीशंस के बारे में काफी कुछ हो भी गया था, कुछ बातें बताई भी थी मैंने, और आप थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ बातें थी जो रह गई थी, मैं बताना चाहता था, नहीं बता पाया, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट। तो ठीक है, सर्किट पहले ड्रा कर देते हैं। LCR, इसमें हम एक सोर्स लगाते हैं जिसकी वैल्यू V0 sin ओमेगा t, LC&R, ये हमारा AC सोर्स है। इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा में बी वेरिएबल, ओमेगा की वैल्यू क्या, ओमेगा या एफ में बी वेरिएबल। देखिए ओमेगा और एफ दोनों फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, ओमेगा और एफ दोनों फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ जिसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसकी वेट हर्ट्ज होती है, और ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में भी कहते हैं, रेडियन पर सेकंड होता है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया था कि फर्स्ट केस में था, देखा था कि XL इज ग्रेटर देन XC, सेकंड केस में XL इज लेस देन XC, और थर्ड केस में क्या था, XL इज इक्वल टू XC। यही हमारी कंडीशन कहलाती है रेजोनेंट की कंडीशन। यानी सर्किट में जब हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन दैट केस इट इज कॉल्ड द रेजोनेंट कंडीशन। ये कहलाती है रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंट कंडीशन। जब XL XC के इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी, अच्छा XL और XC वेरी करने का तरीका, एक तो अपने फ्रीक्वेंसी वेरी कीजिए, फ्रीक्वेंसी वेरी करने का, फ्रीक्वेंसी वेरी करने से XL और XC वेरी कर सकते हैं। ये क्योंकि जानते हैं अगर इस तरह हमारी कंडीशन हो गई तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√L इंटू C कहते हैं। अच्छा, अगर इसी को हम F के टर्म में लिखना चाहें, F के टर्म में ये हो जाएगा 1/2π√L इंटू C, जहां पर L इंडक्टेंस है और C क्या हमारा है, कैपेसिटेंस है। इसको हम ड्राइव कर चुके थे। तो इसी का एक नाम और, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट है ये। तो जब XL XC के बराबर हो जाता है तो उस वक्त रेजोनेंट की कंडीशन आती है। तो उसमें क्या क्या होता है, रेजोनेंट होने से सर्किट में क्या हो जाता है, देखिए XL XC जब इक्वल हो गए, यानी देखिए इस तरह से, देखिए ये हमारा अगर फेजर डायग्राम ड्रा कर लें, जैसे हमारा था R और ये हमारा था, ये था XL और ये था हमारा XC, या इसको भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं VL या V0L, और इसको हम कह सकते हैं V0C। ये भी है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए जब दोनों इक्वल हो गए, ना कि दोनों में देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन क्या है, आउट ऑफ फेज, यानी फेज डिफरेंस जो दोनों में है
VL एंड VC या इसको मैग्नीट्यूड मैक्सिमम उसमें लिखिए, मैक्सिमम वोल्टेज में VL0 एंड V0C है, आर आउट ऑफ फेज मीन्स 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। आउट ऑफ फेज का मतलब हुआ 180 डिग्री फेज। कहीं किसी बुक में लिखा रहता है कि आउट ऑफ फेज मीन्स 180 डिग्री, यानी एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सर्किट में क्या बचेगा, आर बचेगा। सर्किट में क्या बचेगा हमारा, सिर्फ ये आर बचेगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VR, और VL एंड VC विल बी कैंसिल्ड आउट, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में 180 डिग्री एक दूसरे के इक्वल है और क्या है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ये हो गया। तो रेजोनेंट कंडीशन में जो होता है, पहली बात तो ये होती है कि सर्किट हमारा प्योरली रजिस्टिव होता है। सर्किट हमारा क्या होता है, प्योरली रजिस्टिव होता है, यानी जो Z की हमारी जो वैल्यू थी, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, वेर इसको लिख दे रहे हैं ताकि एक बार और आप लोगों को जो है याद रहे। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा L या 2 पाई F इंटू L, एंड XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, R इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई F इंटू C। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये जब सर्किट में इक्वल हो गए तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो इक्वल हो गए हैं। इसलिए जो सर्किट में हमारा बचेगा, सर्किट में जो बचेगा सिर्फ R बचेगा। यानी रेजोनेंस की कंडीशन में जिसका स्पेशल फीचर एक यह है कि सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव, तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता मैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसको चाहे नोट कर लीजिए रिवाइज करने के लिए, हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो रेजोनेंट कंडीशन होती है इससे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन में भी एक आध क्वेश्चन किसका रहता ही रहता है, हर साल रहता है, चाहे वो जेईई हो चाहे आपका जो है नीट हो, दोनों में क्वेश्चन रहते हैं इस पे जो है पूरे टॉपिक है। तो इसको जरा अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही करनी, इसका जो है प्रैक्टिकल यूज भी है। इस सर्किट का जो है, ये सर्किट का जो है एलसीआर सीरीज सर्किट का जो है ये हमारा जो है ये रेजोनेंट है, रेजोनेंस यानी इसको बोलते हैं LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो ठीक है, हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट L इंटू सी, या F नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L इंटू सी। दोनों देखिए सेम है, ये फ्रीक्वेंसी रेडियन हर्ट्ज में है और रेडियन पर सेकंड में है। तो जो इसके जो स्पेशल फीचर है इसके, यानी जो इसके स्पेशल फीचर है, स्पेशल फीचर ऑफ सीरीज रेजोनेंस, इसके स्पेशल फीचर क्या है। देखिए सीरीज रेजोनेंस इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि पैरेलल रेजोनेंस भी होता है। अगर आपको सर्किट पैरेलल में है, LCR पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उस वक्त भी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस देखिए, रेजोनेंस की कंडीशंस कोई जो नहीं, इलेक्ट्रिकल में तो होती है, आप लोगों ने वेव में पढ़ा होगा रेजोनेंस, साउंड वेव में पढ़ा होगा रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है।
हर एक सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट में भी जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही आपकी कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब होती है तो आप जानते हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ही जो रिजल्ट जो एम्पलीट्यूड होता है कुछ भी निकल कर गया है, चाहे वो करंट हो या कोई पावर हो, बहुत ही हाई हो जाता है। तो ठीक है, देखा हम स्पेशल फीचर रेजोनेंस में क्या होता है। पहली बात जो है ये क्या होता है इसमें कि सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव यानी सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव हो जाता है, यानी एल और सी का रूल उसमें से खत्म हो जाता है। फिर रेजोनेंस जब हो गया एल और सी के बीच में, एल और सी पे जब रेजोनेंस हो गया तो सब इन दोनों का जो है ये काम खत्म हो जाता है। तो सर्किट पूरी तरह से क्या होता है, ये प्योरली रेजिस्टेंस हो जाता है। जब प्योरली रेजिस्टेंस हो जाता है तो क्या होता है, V यानी वोल्टेज जो होती है अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट जो है रिजल्टिंग करंट आर इन फेज, ये दोनों फेज में होते हैं। मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस। कहने मतलब है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, यानी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो सर्किट होता है तो जो रजिस्टिव होता है, तो जो हमारा जो फाई होता है ये क्या होता है, 0 होता है। इसका जो पावर फैक्टर हुआ, पावर फैक्टर जो होता है cos फाई इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी पावर इज मैक्सिमम। इस केस में क्या हो जाएगा, पावर एवरेज पावर मीन्स एवरेज पावर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और देखिए, और एक जो है जब सर्किट हमारा सर्किट रेजिस्टिव रह जाता है, यानी XL इज इक्वल टू XC, इट मीन्स Z इज इक्वल टू R, जो कि क्या है, ये Z मिनिमम है, Z मिनिमम है। यानी सर्किट में जो Z होता है, जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस क्या होता है, जो इंपीडेंस होता है ये मिनिमम हो जाता है और ये R के बराबर आ जाता है। तो जब R के बराबर आ जाएगा तो सर करंट क्या होगी, करंट भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब हमारा Z जो है मिनिमम हो गया तो करंट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी I नॉट जो पीक वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाएगी और इसका मान जो होगा V नॉट अपॉन Z मिनिमम, Z मिनिमम, या इसको कह सकते हैं V नॉट अपॉन R होती है, ये मैक्सिमम करंट होती है। और मैक्सिमम पावर भी कह सकते हैं, ऐसी होता है। मैक्सिमम पावर भी जो मैक्सिमम होगा, पावर जो है ये भी मैक्सिमम होगा, पावर मैक्सिमम होगा, यानी जो P मैक्स होगा, जैसे जानते हैं V नॉट इंटू R नॉट अपॉन 2 इंटू cos फाई, cos फाई कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, V नॉट अपॉन I नॉट इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि cos फाई हमारा क्या है, cos फाई हमारा कितना है, 1 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V नॉट अपॉन I नॉट इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ये, या इसको ये पीक वोल्टेज के टर्म में है, पीक वोल्टेज के टर्म में है। देखिए यहाँ पर I0 जो है खुद मैक्सिमम हो गई, ध्यान रहिए, ध्यान रखिएगा, I0 मैक्सिमम हो गई है ये, यहाँ पर I0 में मैक्सिमम लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर भी मैक्स लिख दीजिए, मैक्सिमम है ये, I नॉट मैक्सिमम है। तो उस केस में जो पावर जो हो जाएगा V नॉट और I नॉट मैक्स हो जाएगा। और अगर हम पावर लिखना चाहें तो मैक्स की वैल्यू ये हो जाएगी I नॉट मैक्स, I नॉट मैक्स, मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इंटू R। और अगर हम RMS वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पावर हो जाएगा 2 की। और अगर हम RMS वोल्टेज के टर्म लिखना चाहें I0 RMS स्क्वायर इंटू R हो जाएगी, इसको मैक्सिमम नाम दे दिए, मैक्सिमम वैल्यू का जो है ये RMS है ये। तो इस तरह से देखा आपने, पावर भी मैक्सिमम हो जाता है।
और जो होता है पांचवा पॉइंट जो होता है सर्किट का जो रिएक्टेंस होता है, सर्किट रिएक्टेंस इज जीरो, यानी जो x होता है x इज जीरो विच इज x या XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो होता है। रिएक्टेंस वाला पार्ट जीरो रहता है। ओनली Z इज इक्वल टू R विच इज मिनिमम, which is the minimum value of Z, जो कि Z की क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से और भी कई सारे फीचर्स होते हैं। और जो VL होता है ये भी कह सकते हैं कि V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट C, ये भी रेजोनेंस में होता है। ये दोनों की वैल्यू आपस में इसलिए इसी को कैंसिल होकर के जो है वैल्यू सिर्फ आके आती है। हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज आती है, वोल्टेज अक्रॉस द जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, यानी V नॉट इज इक्वल टू V0 R1, ये होता है हमारा। तो करंट भी मैक्सिमम हो गई, आप करंट मैक्सिमम हो गई, पावर भी मैक्सिमम हो गया, और जो भी वोल्टेज होती है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है XL और XC में जीरो होती है, ऐसा नहीं होता है, इसको भूल जाइए। बल्कि क्या होता है रेजोनेंस की कंडीशन में कि XL और XC में बहुत ज्यादा वोल्टेज डेवलप होती है, बहुत ज्यादा डेवलप होती है, मतलब कई गुना ज्यादा डेवलप हो सकती है वोल्टेज, यानी अप्लाइड वोल्टेज से भी कई गुना ज्यादा वोल्टेज XL और XC में होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ बीइंग आउट ऑफ फेज दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो इस तरह से देखा आपने कि ये जो है हमारा ये जो उसके कुछ थे स्पेशल फीचर थे, और भी बातें होंगी किताबों में देखिएगा। तो इसको कहीं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जैसे ग्राफ भी बहुत ज्यादा है, कई सारे ग्राफ इसमें आते हैं। तो ग्राफ भी देख लीजिएगा उसको। मैं भी ग्राफ फिर से आज में पहले ड्रा कर चुका था, XL XC Z और I मैक्स, पावर मैक्स और क्या क्या होता है, तमाम चीजें इसमें होती है। बहुत से सारे ग्राफ है। ग्राफ से भी क्वेश्चन जो है आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, सीरीज रेजोनेंस के लिए ये जरूरी है सर्किट के तीनों एलिमेंट्स का सर्किट, या नहीं कि रेजोनेंस सिर्फ L और C से हो रहा है। जहां पर भी फ्रीक्वेंसी होगी, वेरिएबल होगी, वहां पे रेजोनेंस होता है, चाहे मैकेनिकल कोई सिस्टम हो, चाहे कोई सिस्टम इलेक्ट्रिकल हो। जैसे यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सर्किट के LCR सीरीज सर्किट के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस हो रहा है, जैसे आपका साउंड वेव में होता था और किसी तरह की वेव में होता था। ये साउंड वेव में जो होता है, जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है। जैसे इसके उसमें देखा आपने, जो इंपेडेंस था मिनिमम हो गया, उसका नतीजा क्या होगा, करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो Z होता है तो इसमें सिर्फ हमारा R रह गया है। सर्किट में XL और XC जीरो हो गए, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का रोल खत्म हो गया, ये दोनों रेजोनेंस कर दिए। अब रहा सर्किट में सिर्फ क्या रहा आपका, अब हमारा सर्किट में रहा जो है सिर्फ रेजिस्टेंस रहा। अब ये रेजिस्टेंस का होना भी बहुत जरूरी है, और रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा रेजोनेंस उतना ही अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस का जो होता है, रेजोनेंस हालांकि सर्किट में जो है ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में सब कोई रोल नहीं होता रेजोनेंस करने में, लेकिन रेजोनेंस के बाद जो होता है आफ्टर रेजोनेंस है, आफ्टर रेजोनेंस टेक प्लेस, जो है टेक प्लेस, आफ्टर टेक प्लेस है, आर प्लेस a very important role, R plays a very important
rule for producing the current in the series LCR सर्किट। ठीक है, सिर्फ जो है क्योंकि करंट अब रेजिस्टेंस रहेगा, रेजोनेंस उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं रहा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन अब रेजोनेंस के समय जो करंट फ्लो होगी वो इसी की वजह से यही कंट्रोल करेगा। ये क्या करेगा? आर कंट्रोल दी करंट flowing in the circuit, ये सर्किट में कैसे फ्लो होती है। अब देखिए क्या है कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी जब हमारा ये ओमेगा नॉट जो है ये हो गया 1/√LC। इस वक्त क्या है हमारा Z हमारा क्या है? मिनिमम है। लेकिन Z के ओमेगा 0 के पहले यानी रेजोनेट होने के पहले, जैसा अच्छा मैं ग्राफ ड्रा कर दे रहा हूं, पहले ग्राफ को ड्रा कर दे रहा हूं, उसको आप भी देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की ऐसे हो रहा है। ये रहा हमारा, मान लीजिए हमारा ये क्या है? आई का एम्पलीट्यूड है ये। अब सर्किट में अब ये क्या हमारी है? ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, या इसको एफ भी कह सकते हैं, कुछ लोग एफ भी कर सकते हैं, ये भी दोनों कहीं, लेकिन दोनों में जो रिलेशन है उसको याद रखिएगा। उस वक्त जो करंट होती है, देखिए ये हमारी मान लीजिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ जब फ्रीक्वेंसी चेंज किया, थोड़ा बढ़ाया, तो एक कंडीशन ऐसी आ गई जिससे हमारा करंट जो होती है, करंट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है? ये मैक्सिमम हो जाता है। जैसे देखिए ये है हमारा, उस वक्त हमारा जो है ये सर्किट जो है रेजोनेंस में है गया है, और करंट जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी जो हमारी है ये हमारी है ये ओमेगा नॉट, या फिर इसी को एफ नॉट कहते हैं। और ये जो हमारी करंट की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है ये, यानी ये हमारी है आई नॉट मैक्स। जो आई नॉट मैक्स है जिसकी वैल्यू है V0/Z मिनिमम इज इक्वल टू V0/R। अब देखिए अब R का रोल क्या होता है? अब R का रोल इसी में शुरू होता है। रेजोनेंस हो गया, LLC में रेजोनेंस कर दिया, दोनों ने मिलकर के एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे दी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब देखते हैं क्या होता है। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे देखिए करंट बहुत हाई होगी। करंट क्या होती है? बहुत हाई। यही रेजोनेंस में होता है, यही रेजोनेंस ही है कि जब भी जो रिजल्टिंग आउटपुट होता है, अगर उसका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी मैक्सिमम हो जाती है, वही रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। अब देखिए रेजोनेंस के पहले जो हमारा था ये क्या था? Z हमारा क्या था? जो रेजोनेंस के पहले जो था हमारा जो इंपीडेंस था, इट वाज Z जो है इट वाज मोर देन R एट फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा नॉट। यानी जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कम थी, यानी इस साइड में देखिए ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इधर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है, इधर रेजोनेंस से ज्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा नॉट से कम थी तब भी Z की वैल्यू क्या है? R से ज्यादा है। और क्या है? ये उस केस में भी ज्यादा है, एट ओमेगा मोर देन ओमेगा नॉट। इस केस में भी क्या है? दोनों केस में Z ज्यादा है, सिर्फ रेजोनेंस पे है, वनली एट रेजोनेंस Z इज मिनिमम। सिर्फ रेजोनेंस पे Z मिनिमम है, उसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी ये ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा है, और उससे कम फ्रीक्वेंसी पर भी ये बहुत ज्यादा है। ये ऐसा इसलिए होता है देखिए, क्योंकि जो हमारा XL होता है ये ओमेगा इंटू एल होता है, और XC जो होता है 1/ओमेगा इंटू C होता है।
इस पे जरा जाइए, इस पे अपना जो अटेंशन थोड़ा सा फोकस कीजिए। जब ओमेगा, ओमेगा देखिए, ओमेगा को मैं यहां से रिलेट कर दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी 2πf, 2πf। जब हमारी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा से कम है तो एक्सएल की वैल्यू क्या हमारी है, ये स्मॉल होगी, क्योंकि ओमेगा, व्हेन ओमेगा इज स्मॉल एक्सएल इज स्मॉल, लेकिन व्हेन ओमेगा इज स्मॉल एक्ससी इज वेरी वेरी लार्ज। तो दोनों क्या होता है, जो एक्स होता है, एक्स होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों ही केस में क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा हो जाती है। चाहे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो, चाहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ये ज्यादा हो। सिर्फ रेजोनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जेड मिनिमम होता है। तो ठीक है ना, समझ मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही जेड मिनिमम होता है। बाकी चाहे फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहे तब भी जेड बहुत ज्यादा होगा, और अगर उससे कम है तब भी बहुत ज्यादा रहेगा ये। तो इसको जरा सा आप लोग याद कर लीजिएगा कि चाहे सिर्फ जेड सिर्फ ओमेगा 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 नॉट पे यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड क्या होगा, ये ओनली एट रेजोनेंस जेड इज मिनिमम। बाकी दोनों केस में क्या होगा, जेड ग्रेटर होगा। देखिए इसलिए करंट भी, जब इंपीडेंस ज्यादा है तो करंट कम है। यहाँ पर भी देखिए जब हमारा इंपीडेंस, देखिए ये फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी कम थी, इधर फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम थी, तब भी जेड हमारा क्या, करंट हमारा कम है। करंट हमारा क्या है, क्योंकि इंपीडेंस हमारा क्या है, ज्यादा है। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा रेजोनेंस से है तब भी हमारी करंट कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेड जो होता है दोनों केसेस में ज्यादा होता है। तो अगर हम इंपीडेंस का भी ग्राफ अगर ड्रा करना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं कैसे होता है, कि जैसा कि, तो ठीक है, इसको आप देखिए, इसको आप चाहे नोट कर लीजिए। Z इज मोर एट ओमेगा लेस देन, ओमेगा मींस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है, Z इज आल्सो ग्रेटर देन R व्हेन R मींस मिनिमम, R मींस, इसका मतलब हुआ, इन दोनों का मतलब हुआ है Z मिनिमम, क्योंकि हम एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, इसको जरा से देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं एक और उसका ड्रा कर रहा हूँ, इंपीडेंस का ड्रा कर दे रहा हूं मैं, इससे बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखिए अब ये देखिए, ये तो हमारा करंट का वेरिएशन विथ फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं जेड का वेरिएशन। ये है ओमेगा और ये है जेड, जेड मीन इम्पीडेंस, जो वही जो होता था कि ये होती थी इसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होती थी वैल्यू। ये कैसे वैरी करता है, ये आपने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस का वेरिएशन देख चुके हैं। रेजिस्टेंस का जो होता है फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए घटाइए, रेजिस्टेंस हमारा हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये आर हो गया ये। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो एक्स एल होता है, एक्स एल, ये ओमेगा एल होता है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्स एल हमारा क्या होगा, ये बढ़ेगा। यानी इस तरह से लीनियर रिलेशन होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, जो वर्जिन से पास होगा। और जो एक्स सी होता है और जो एक्स सी होता है, ये होता है 1 बाई ओमेगा इंटू सी, जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर घटता है और घटाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। यानी इसका रिलेशन क्या होता है, ये इनवर्स होता है, इनवर्स होता है, इस तरह से होता है। ये हमारा हो गया है ये एक्स सी। इस ग्राफ को पहले ड्रा कर चुका हूं, तो इसको मैं हटा रहा हूं मैं। अब फिर हम जेड ड्रा करते हैं तीनों का। हालांकि इसी में भी ड्रा हो सकता है, इसमें भी ड्रा हो सकता है, लेकिन इसको मैं सेपरेट करूंगा मैं ये। तो ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये आर है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के एक्सएल ओमेगा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों ग्राफ में से कभी कभी ग्राफ दिया जाता है ड्रा करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए
कि वो रेजिस्टेंस कौन सा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन सा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कौन सा है। तो ठीक है, इसको चाहिए इसको भी ड्रा कर लीजिए आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं जेड पे आ रहा हूँ, जो आपका इंपीडेंस है वो कैसे, हम वही ड्रा करना था मुझे, सर्किट को पहले ही मैं ड्रा कर चुका था। देखिए ये जो हमारा है जेड, जेड मीन इंपीडेंस, जो ओम होता है, प्रतिबाधा जिसको कहते हैं, इसका जो ग्राफ आता है ये, इसका बिल्कुल इनवर्स उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि अगर इंपीडेंस कम है तो करंट ज्यादा होगी, अगर इंपीडेंस कम है तो करंट, अगर इंपीडेंस कम है तो करंट ज्यादा होगी, इंपीडेंस ज्यादा है तो करंट कम होगी। जैसा कि देखिए इसमें होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी अगर हम जेड का ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से ये हमारा है जेड, वेरिएशन ऑफ जेड। और अगर देखा जाए तो ये जो है ये है, देखिए ये जेड है। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम है, तब भी जेड की वैल्यू क्या है, ये ज्यादा है। और अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से ज्यादा है तब भी हमारा जेड की वैल्यू क्या है, ये ज्यादा है। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस वक्त हमारा जो है ये इंपीडेंस क्या है, ये मिनिमम है। देखा भी सर्किट से भी लग रहा है। और यही होता है रेजोनेंसी कंडीशन में, Z इज इक्वल टू आर हो जाता है, मिनिमम के बराबर, यानी ये हमारा जो है ये आर है। और ये ग्राफ दोनों देखिए, वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी आर बोथ द रेसिप्रोकल, यानी दोनों दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसा देखिए ये इस शेप का था, इसमें जैसे उल्टा हो गया है। ये दोनों आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि जो Z होता है, जो आई होता है, आई नॉट होता है V नॉट अपॉन जेड। मैं रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में बात कर रहा हूँ। अगर रेजोनेंस आ गया है तो उस वक्त जो है आई नॉट मैक्सिमम हो जाती है और उसकी जो वैल्यू होती है V नॉट आर, या जो कि क्या है, ये Z मिनिमम के बराबर है, Z मिनिमम के बराबर है। तो ठीक है, इस तरह से आपने देखा दोनों का वेरिएशन जो है, इसको भी ग्राफ को याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ये। चलिए ठीक है, तो आपने देखा जब रेजोनेंस हो गया तो अब सर्किट में क्या रहा, क्योंकि एक्सएल और एससी तो खत्म हो गए, उनका काम खत्म हो गया, उनका सर्किट सभी खत्म हो गए, सर्किट में है, दे स्टिल एग्जिस्ट इन द सर्किट, लेकिन जो है उनको रेजोनेंस कर लिए, अब उनका जो है इंपॉर्टेंस जो है चलिए खत्म हो, नेग्लिजिबल हो गई है। अब रहा सवाल किसका, सर्किट में रेजिस्टेंस जो बचा है, जो जेड मिनिमम है, जो कि सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर है, वो रह जाता है। तो वो वही कंट्रोल करंट करता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर इसमें देखिए, अगर हमारा जो है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगी, कम होगी। इस रिलेशन से देखिए, इस रिलेशन को देखिए, यानी आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। जब आर हमारा ज्यादा है तो आई नॉट मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर ये हमारा अगर कम है तो आई नॉट मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ये ज्यादा होगी। यानी अगर हमने ये ग्राफ जो ड्रा किया है, ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है, सपोज कर लीजिए ये R1 के लिए था, एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज कर लिए सर्किट में कोई दूसरा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू थोड़ा सा क्या है, ये ज्यादा है। उस जब ये ज्यादा हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू करंट की हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी जो है ये हमारा कब है, ये R2 पर है, ये R2 पर है, जबकि हमारा R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 जब ग्रेटर है तो हमारी आई मैक्स की वैल्यू देखिए, अब आई मैक्स जो है, आई मैक्स जो हमारा है यहाँ पे R2 है। अब आई मैक्स क्या हो गई है, ये इस केस में देखिए आई नॉट मैक्स ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई है। यानी जस्ट अगर इसकी वैल्यू 10 रही तो इसकी वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी आ जाएगी। यानी जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे ही क्या होगा, सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है, रेजोनेंस की बात हो, रेजोनेंस सर्किट में करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजोनेंट करंट विल बी
मैक्सिमम। इस तरह से पावर भी कम हो जाएगा। अगर सर्किट को और बढ़ा दीजिए, सर्किट में रेजिस्टेंस और बढ़ा दीजिए तो और भी कम हो जाएगा, ये और भी कम हो जाएगा। ये मान लीजिए कि हमारा ये R3 है, तो जो R3 है ये ग्रेटर देन R2 एंड ग्रेटर देन R1 है। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी करंट की वैल्यू कम, यानी करंट का रोल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रेजोनेंस के बाद करंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें रेजोनेंस पे चूंकि करंट मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतना मैक्सिमम हो जाए, तो क्या करते हैं, जेड की वैल्यू हमारी मिनिमम रखी जाती है। जेड यानी आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज केप्ट एट ए वेरी लो वैल्यू, वेरी लो वैल्यू in order to get maximum current, in order to get maximum current, मैक्सिमम करंट। जेड की वैल्यू, इसके और भी एडवांटेज है, आर को कम होने का और भी एडवांटेज है। तो ठीक है, इसको देखा आपने कि वेरिएशन कैसे होता है करंट का। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजोनेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी, इस तरह से। तो ये कर्व जो होता है ये रेजोनेंस कर्व कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल जो है इसका यूज करने के लिए इस कर्व की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें रेजोनेंस चाहिए। रेजोनेंस में जब करंट हाई रहता है तो पावर भी हाई होता है, पावर भी उसी तरह से बढ़ जाता है, और यही रेजोनेंस में होना भी चाहिए, रेजोनेंस सर्किट में यही होना चाहिए। तो ये जो कर्व हमारा है इसको कहते हैं रेजोनेंस कर्व, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व है ये। तो ठीक है, ये तो हो गया आपने। अब इसको हम देखते हैं रेजोनेंस कर्व, जितना ही ज्यादा करंट रहेगी, यानी देखिए ये कर्व जो है ज्यादा शार्प है, ये कम शार्प है, ये कम शार्प है, यानी ये फ्लैट है, ये कुछ ये ज्यादा फ्लैट है, ये कुछ कम फ्लैट है, ये शार्प है। तो हमें क्या रेजोनेंस कर्व क्या चाहिए, हमें जो जरूरत है, जो आवश्यकता हमारी है वो शार्प रेजोनेंस कर्व की है। आवर नीड इज टू हैव ए, आवर जो हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है टू हैव ए शार्प रेजोनेंस कर्व। तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने देख लिया करंट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस। तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए अब आप लोग। इसको भी मैं मिटाता हूं। अब चलिए ठीक है, तो हो गया। हमने देखा कि हमने जो है शार्प, जब करंट ज्यादा रहेगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी और हमारा रेजोनेंस कर्व ज्यादा शार्प होगा। तो इसका एक जो है, अब हमारा रेजोनेंस सर्किट का प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी है, जो कि होता है ये ट्यून्ड सर्किट में होता है। ट्यून्ड सर्किट, LCR सीरीज रेजोनेंट circuit is used as a tuning circuit for radios, television, TV, and in filter design, जिसका कि which is a great
जिसका जो यानी इसका जो हमारा जो LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट का यूज है एज ए हम ये ट्यूनिंग सर्किट हम यूज करते हैं। इसको हम ये ट्यूनिंग कैसे सीखी जाती है, रेडियो कैसे की जाती है और टीवी कैसे की ट्यूनिंग की जाती है। ट्यूनिंग मीन्स क्या होता है, जैसे जानते होंगे कि जब भी रेडियो अभी भी है, रेडियो में क्या होता है, आप जब रेडियो ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, उसमें एक रोटरी स्विच होती है, उसी को घुमाते हैं आप, जिससे कि डिफरेंट स्टेशन जो होता है अपना प्रोग्राम देखते रहते हैं। तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसी में हमारा जो होता है LCR सीरीज सर्किट ही होता है, जो कि रेजोनेंट सर्किट पर बेस्ड है। इसलिए LCR सीरीज सर्किट को हम एज ट्यून्ड सर्किट भी हम कहते हैं इसको। ये होता क्या है, हर एक रेडियो में होता है, टीवी में भी होता है, यहाँ तक कि मोबाइल में भी हो सकता है, फिल्टर डिजाइन में भी होता है, और सब एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। क्लीपर सर्किट में होता है और जगह, यहाँ तक कि जो है रेजोनेंट सर्किट का यूज जो है मेटल डिटेक्टर में भी किया जाता है, मेटल डिटेक्टर में भी किया जाता है। तो ठीक है, हमको नहीं देखना है, सिर्फ आपके बुक में जो लिखा हुआ है रेडियो और टीवी की जो है ये ट्यूनिंग सर्किट, ट्यूनिंग या ट्यून्ड सर्किट होता है। तो जैसे आप रेडियो या आप देखते हैं उसमें एक रोटरी स्विच होती है, जो उसको घुमाते हैं हम, उससे क्या होता है, हमारा कैपेसिटर एक्चुअली में चेंज होता है, या इंडक्टर भी, अब तो ऐसे भी कुछ स्विच आ गए जिससे इंडक्टर भी चेंज हो सकता है। यानी उस रोटरी स्विच के द्वारा जो हम नॉब होता है, जो नॉब होता है, यानी जो रोटरी स्विच होती है, रोटरी स्विच या इसको हम नॉब कह लीजिए, उसको जब हम घुमाते हैं, जब उसको रोटेट कराते हैं, तो हम ये उससे क्या होता है L या C R चेंज, R चेंज, L या C हमारे क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं। जब L और C चेंज होंगे तो उससे क्या होगा, हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यानी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट L इंटू C इज इक्वल टू सॉरी R, F नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट L इंटू C होता है। ठीक होता है, जब उसको हम नॉब को घुमाते हैं, रोटरी स्विच को घुमाते हैं, तो क्या होता है, हमारा L और C चेंज होता है, जिससे हमारी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। और जब उस फ्रीक्वेंसी चेंज करते करते एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उस पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो सब क्या होता है, रेजोनेंट हो जाता है, हमारी ट्यूनिंग कंप्लीट हो जाती है। यानी कहने मतलब ये है कि रेडियो सर्किट में जो होता है LCR सर्किट है, जैसे मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये L हमारा ये C है और ये हमारा है ये R है, ये हमारा है ये L है, ये C है और ये हमारा क्या है, ये R है। C मान लीजिए वेरिएबल है, जो ये सिंबल जो है ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ये जो हमारा है ये लिखा हुआ है ये है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, यानी उसके कैपेसिटर को जो है क्या कर सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं। और ये जो सर्किट होता है ये ट्यून्ड सर्किट कहलाता है, ये हमारा है ट्यून्ड सर्किट, ट्यून्ड सर्किट, रेडियो का हो या टीवी का हो। अब क्या होता है, एंटीना जो होता है, जो एंटीना जिसको बोलते हैं, ये एंटीना, ये जो है एंटीना जो होता है, ये एंटीना होता है। अब जो ट्यूनिंग की जाती है फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए की जाती है, क्योंकि हर एक स्टेशन का, टेलीकास्टिंग स्टेशन हो, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो, सब लोग अपना अपना प्रोग्राम एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर देते हैं। वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो क्या होगा, आपका रेजोनेंट कंडीशन आ जाएगी और करंट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी ये जो एंटीना है, ये जो हमारा क्या है, ये एंटीना है, एंटीना, एंटीना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से म्यूचुअली कपूल्ड है, म्यूचुअली कपूल्ड है, म्यूचुअली कपूल्ड है। ये दोनों सर्किट क्या एक दूसरे से क्या है, ये म्यूचुअली कपूल्ड है। ये जो है सारे वेव जो डिफरेंट स्टेशन से जो प्रोग्राम आता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेव डेवलप होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है, ये रिसीव करता है, ये रिसीव करता है। और ये सब ये जब रिसीव करेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, इट विल ड्राइव ए करंट इन द ट्यून्ड सर्किट। ये जो क्या है, एंटीना जो है विल ड्राइव, एंटीना जो क्या करेगा,
एंटीना विल ड्राइव अ करंट इन LCR सर्किट। सर्किट CKT मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सर्किट होगा ये। और जब हम इसकी ट्यूनिंग करेंगे, जब हम इसकी नॉब को घुमाएंगे, ट्यूनिंग करेंगे, तो अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, दोनों फ्रीक्वेंसी यानी जो जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उसी स्टेशन का प्रोग्राम आप जो है ये सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि रेजोनेंस की वजह से होता है। रेजोनेंस की वजह से होता है, ये प्रोग्राम जो है डिफरेंट स्टेशन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आते हैं और ये सारी फ्रीक्वेंसी को एंटीना रिसीव करता है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेशन को रिसीव करेगा, जितने भी स्टेशन, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही हैं रेडियो स्टेशन से, सबको ये रिसीव करेगा। इट विल रिसीव ऑल द वेव, ये करेगा। एंटीना जो है, एंटीना विल ड्राइव ए करंट है, ये जो क्या करेगा, एंटीना जो है ये रिसीव ऑल द सिग्नल, रिसीव ऑल द सिग्नल, सारे सिग्नल को रिसीव करेगा। और चूंकि जो एंटीना होता है इसके LCR सर्किट से म्यूचुअली कपल्ड होता है, उसमें भी इसके जो है उसी हिसाब से इसमें क्या होगी, करंट जनरेट होगी, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। जब रेजोनेंट कंडीशन आगे ट्यून करते करते, जब ट्यून करते करते रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उससे क्या हुई, मैच कर गई, तो उस वक्त क्या होता है, रेजोनेंस आ जाता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो उस वक्त एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे रेडियो बहुत तेज आवाज आने लगती है, काफी तेज आवाज, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन होती है। तो रेजोनेंट कंडीशन में क्या होती है कि जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, ट्यून सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, और वही प्रोग्राम आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। इसमें यही ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बाकी तो आप जो है जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बीटेक करेंगे, जब आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एक पार्ट इसका पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन का, रेडियो रिसीवर होता है, टीवी होता है। तो अगर आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, अगर आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तब आपका प्रोग्राम बहुत साफ आता है। अगर ट्यूनिंग डबल होती तब उस वक्त क्या होता है, आपका डबल स्पॉटिंग होती है, एक बार में कई सारे स्टेशन, दो तीन स्टेशन का प्रोग्राम आपको सुनाई देने लगता है। तो उस वक्त ट्यूनिंग आपकी क्या होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बेटर ट्यूनिंग के लिए जरूरी है कि अच्छी तरह से कपल्ड हो और उसका जो रेजोनेंस की शार्पनेस, रेजोनेंस की जो शार्पनेस है वो भी क्या हो, ये बहुत ज्यादा हो। इस बात को देखिएगा, बस इस बात का याद ऐसे रखिएगा कि बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना कि इंजीनियरिंग की स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। एंटीना जो होता है सारे वेव को रिसीव करता है। जो भी स्टेशन आते हैं, स्टेशन के डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में जो है उन लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए रखा जाता है ताकि कहीं किसी से ओवरलैपिंग ना होने पाए। तो एक साथ कई सारे स्टेशन आपको प्रोग्राम सुनेंगे, उस वक्त आप जो है ठीक से ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। तो ये सारे सिग्नल को रिसीव करता है, तो उसी करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज डेवलप करता है। जब इसमें वोल्टेज डेवलप होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो कपल्ड इससे सर्किट है, जो म्यूचुअली कपल्ड सर्किट है, LCR सर्किट है, उसमें भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, यानी इट विल ड्राइव ए करंट। और जब करंट ड्राइव करेगा तो इट विल ड्राइव ए करंट। और जब हम ट्यून करके इसकी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे लाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस एन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट। उसके बाद क्या होगा, ये नहीं कुछ के बाद हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से प्रोसेस उसकी होगी, फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होगी, तब जाकर के रेजोनेंट कंडीशन अच्छी तरह से ट्यूनिंग आपकी कंप्लीट होगी और प्रोग्राम आप जो है देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसी वक्त आपका जो प्रोग्राम यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√L/C, इस तरह से आप सुन सकते हैं। जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो इससे कैपेसिटर ही चेंज होता है जनरली, लेकिन एल भी चेंज होता है। कभी कभी ऐसा होता है एल भी होता है, तो खैर आपके आजकल के रिमोट वाले डिवाइस आ गए, से पता भी नहीं चलता है। लेकिन रेडियो में अभी भी नॉब यूज होती है, रोटरी स्विच यूज होती है, जिसका काम होता है एल या सी को चेंज करने के लिए, जिससे कि हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए और उस फ्रीक्वेंसी का मैच हमारा उस फ्रीक्वेंसी का जो मैच कर जाए उससे जिस रेडियो स्टेशन का हम प्रोग्राम या जिस टेलीविजन प्रोग्राम जो भी देखना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी वही प्रोग्राम देख सकते हैं, वही हमारी कहलाती है रेजोनेंट। तो बेटर वही हमारी कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अच्छी ट्यूनिंग के लिए हमारे पास जरूरी है जो रेजोनेंस कर्व हो वो काफी शार्प हो, वो काफी शार्प हो। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। बस इतना ही समझिए कि सारे प्रोग्राम, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, कि आपको ज्यादा डिटेल मत जाइए इसमें, क्योंकि ज्यादा उससे कोई फायदा नहीं होगा। कि ट्यून यानी ये याद रखें कि LCR सीरीज सर्किट इज यूज्ड एज ए ट्यून सर्किट इन ए रेडियो और टेलीविजन।
जो भी स्टेशन से वेव आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर आती है, सबको एंटीना रिसीव करेगा, यानी कि सिर्फ एक ही दो का, जितनी भी आएंगे सबको रिसीव करेगा। उसी के करस्पॉन्डिंग क्या है वोल्टेज डेवलप करेगा, और चूंकि इससे म्यूचुअली कपल्ड होता है इसमें भी उसी तरह का अमाउंट होगा, और ये भी सारे सिग्नल को रिसीव करेगा। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका रेजोनेंट होगा वही प्रोग्राम या वही स्टेशन जो है आपको ज्यादा अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो ठीक है, इतना काफी इसके लिए है। और हम देखते हैं क्योंकि अच्छी ट्यूनिंग के, लेकिन अच्छी ट्यूनिंग के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो है ये रेजोनेंस कर्व क्या हो, शार्प हो, यानी बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में, उसके बाद ये रेजोनेंस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको देखिए, इसको मिटा रहा हूं इसको मैं। एक देखते हैं अभी हम ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, यानी रेजोनेंस कर्व जितना शार्प रहेगा ट्यूनिंग उतनी ही अच्छी होगी। फॉर बेटर ट्यूनिंग रेजोनेंस कर्व should be sharp, not flat, ये फ्लैट नहीं होना चाहिए। उसका भी एडवांटेज है, अभी देखिएगा। या अपन देखते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वही हम करंट वाला जो डायग्राम था, वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी, उसको हम ड्रा करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, चलिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये है एफ या ओमेगा, और ये हमारी है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो अब देखिए क्या होता है। अब हम जो है देखिए वेरिएशन ऑफ करंट रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है उसको हम पढ़ चुके, तो उसको हम नहीं सिर्फ एक कर्व ड्रा करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस के साथ जो उसका जो होगा, रेजिस्टेंस जबकि कम होगा उसका करंट जो है हाई होती है। तो देखिए ये जो है मान लिया हमने रेजोनेंस, ये है हमारा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये रेजोनेंस कर्व है ये। तो अब देखिए यहां पर जो है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी हमारी है ये क्या हमारी है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी क्या है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये। और ये जो हमारी जो करंट है, ये जो हमारी करंट है, ये हमारी करंट है, ये आई नॉट मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है ये हमारी। आई नॉट क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है ये। तो देखा आपने ये रेजोनेंस कर्व हमारा जो है, देखिए यहाँ जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यही रेजोनेंस की कंडीशन होती है। उसी वक्त सिग्नल जो होगा
जो ट्यूनिंग करके जब इस फ्रीक्वेंसी को आप जो है गेन कर लेंगे तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जो पावर होगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी जो पावर का जो होता है, यानी पावर जो पी मैक्स होगा, पी मैक्स, देखिए पी मैक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई नॉट मैक्स का स्क्वायर इंटू आर अपान 2 हो जाएगा। क्योंकि तो पढ़े होंगे आप लोग, ये जानते होंगे कि जो P होता है P इक्वल टू बी आई कॉस फाई, और इसको हम यहाँ पे ये हमारा है ये आर एम एस है, आर एम एस है, ये भी हमारा क्या है, ये आर एम एस है कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई होता है 1 होता है, इसलिए बी आर एम एस और ये आई आर एम एस। तो अब जो हमारा ये वैल्यू, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए वी नॉट या आई नॉट अपॉन 2 लिख दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर पी मैक्स लिखना है, पी मैक्स लिखना है तो इसको लिख दीजिए आई नॉट मैक्स का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 होता है। ये हमारा होता है पावर का, जो कि देखिए ये पीक वैल्यू के फॉर्म में है, मैक्सिमम पीक वैल्यू है जो कि इसमें ये दिखाई दे रही है ये। तो चलिए ठीक है, इससे पावर डेवलप हो गया है। तो जब पावर डेवलप हो गया है तो ये हमारा क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगी। इस वक्त हमारा पावर मैक्सिमम हो गया है। तो अब देखिए क्या हो सकता है, क्या देखिए आप प्रोग्राम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो सकता है, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो जिनकी फ्रीक्वेंसी से, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी उसके लिए रेजोनेंट दूसरी कंडीशन, उसके लिए रेजोनेंट दूसरी फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है, उसको भी ट्यून करके। इसलिए तो भाई उसमें स्विच होते ऐसे घुमाते हैं जो घुमाते हैं, चाहिए तो ओमेगा 0 हो सकता है और भी चेंज हो जाए, ओमेगा 0 और भी चेंज जाए, तो और भी इसमें कर्व बन सकते हैं, इसमें और भी कर्व बन सकते हैं। हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा नॉट है, जैसे मतलब कि 100 किलो हर्ट्ज हो सकता है इसकी जो है 110 किलो हर्ट्ज हो, 110 किलो पे रेजोनेंस होगा ये। तो ये जो सिग्नल है, देखिए ये जो सिग्नल है इस पे पी मैक्सिमम हुआ है, लेकिन ये देखिए ये सब सिग्नल जो कहलाते हैं, ये सब सिग्नल कहलाते हैं, ये काफी वीक है, इसको करंट बहुत कम है, करंट आपकी बहुत कम है, तो ये जो है उतना पावर नहीं डेवलप कर पाएंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन आता है, उतना पावर डेवलप हो पाए। हो सकता है भाई उस पर जो है पावर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जैसे मान लिया कह दिया गया कि जो है ये ऐसे हो गया, ये भाई भी इसके लिए भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि इसके लिए भी रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है वही सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी है, लेकिन इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि अलग अलग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो रेजोनेंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है, जो ट्यूनिंग करके हम अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सिग्नल होगा काफी वीक होगा, उसको नहीं कैच कर पाएगा, यहाँ पर होगा यह भी काफी कम होगा, लेकिन एक ऐसे होंगे, मान लीजिए कि सर्किट के जो है दोनों तरफ सिमेट्रिकली देख लीजिए, मान लीजिए ये है, ये पॉइंट हमारा सिमेट्रिकली मान लीजिए, ये भी देखिए ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये भी है, ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सपोज कर लिए कुछ और है, इस तरह से इसको भी देख लीजिए, ये मान लिया फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ा सा ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और ये है ओमेगा 2 है। ये दो ऐसी फ्रीक्वेंसी है सब यहाँ पर जो कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल लेने पे, सपोज कर लिया हमने एक दो पॉइंट ऐसे चूज कर लिए हैं, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, जो कि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ सिमेट्रिकल बिल्कुल है, जितनी दूरी पर ही उतनी दूरी पर हमारा जो है ये है। तो इस वक्त सपोज कर लीजिए कि करंट हमारी जो है, करंट जो हमारी है इस आई नॉट मैक्स का अंडर रूट 2 टाइम है, ठीक है ना, यानी यहां पर जो करंट हमारी है आई मैक्स का आई मैक्स अंडर रूट 2 टाइम है, और यहां पर भी जो करंट है वहां पर यह भी जितना करंट, देखिए जितना करंट यहां पर है वही सेम करंट यहां पर भी है, यहां पर भी उसकी वैल्यू वही है, आई नॉट मैक्स अपॉन 2 है। तो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इस तरह से है कि दोनों पर जो करंट की वैल्यू है आई मैक्स का अंडर रूट 2 टाइम्स है।
दोनों तरफ, दोनों साइड में। यानी कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो इस पॉइंट अगर ये सपोज कर लीजिए ये पॉइंट हमारा अगर मान लेते हैं ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो करंट हमारी थी आई नॉट मैक्स बाई अंडर रूट 2, फिर यहां से बढ़ करके यहां आ गई, यानी कहां पे आ गई, आई नॉट मैक्स पे आ गई। फिर यहां से डाउन होकर के, फिर यहां से डाउन होकर के कहां पर आ गई, ये आ गई आई नॉट मैक्स अंडर रूट 2 पर आ गई। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, जो पावर होता है, जो पावर डेवलप होता है, इस पावर का, यानी इस पावर का जो होता है, इस पावर का क्या होता है, हाफ होता है, यानी मैक्सिमम पावर है पी मैक्स का जो होता है ये हाफ होता है एट ए एंड बी। ए और बी पर जो पावर डेवलप होगा वो ए और बी पर जो पावर डेवलप होगा, सॉरी ए एंड सी, नॉट बी, ए एंड सी, यानी जो बी पर तो मैक्सिमम पावर है, एट बी मैक्सिमम पावर, एट बी मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है। ए और सी पर जो पावर है, ए और सी पर जो पावर है पी मैक्स का अंडर रूट 2 टाइम्स। इसको देख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख करंट क्या है, यहाँ पे आई मैक्स, आई जीरो मैक्स, आई नॉट मैक्स, यहाँ पे आई मैक्स अंडर रूट 2 है। जब इसको जब देखेंगे ना तो आ जाएगा आपका, यानी इसको आप मतलब कह सकते हैं अगर हम, चलिए तो ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, तो मैं इसको थोड़ा ग्राफ से समझाऊंगा। जैसे करंट का होता है उसी तरह से पावर का भी वेरिएशन होता है। तो इसको ठीक है, इसको देख लीजिए, नहीं मिटा दूंगा इसको मैं। देखिए बिल्कुल ये जो है जिस पैटर्न पे करंट है उसी सेम पैटर्न पे हमारा पावर भी होगा, उसी तरह से पावर भी वेरी होगा करंट की तरह जो है हमारा पावर भी। इसको हम अगर इस तरह से पावर का ग्राफ खींच ले, ये हमारा है ओमेगा है, ये हमारा है पावर है, ये हमारा है, ये हमारा पी एवरेज है, पी एवरेज कह लीजिए, एवरेज। तो ये जो है पी मैक्स है, और ये जो हमने पॉइंट माना था, ये जो पॉइंट दो ने माना था, ये जो था यहाँ पे हमारी करंट जो थी कितनी थी, आई नॉट मैक्स अपान अंडर रूट 2 थी। तो यहाँ पर जो पावर डेवलप होगा पी मैक्स का आधा होगा, यहाँ पर भी जो होगा पी मैक्स का आधा होगा, जो कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर है, जो कि ओमेगा नॉट की सिमेट्रिकल यानी बराबर दूरी पर है। ये हमारा हो गया ओमेगा नॉट, और ये हमारा है ओमेगा 2, ये हमारा है ओमेगा नॉट। तो यहां पर दोनों पर क्या है, पावर है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमने जिसको सिलेक्ट किया है, चूज किया है, जहां पर पावर मैक्सिमम होने का आधा पावर मैक्सिमम होने का जो है ये डेवलप हो। तो इसलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हम क्या कहते हैं, ये सो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 है, ये है लोअर हाफ पावर, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी।
और ओमेगा 2 जो है ये अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो ओमेगा 1 है ये लेस देन ओमेगा नॉट है और ये जो ओमेगा 2 है इट इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है। ये तो ये दोनों पॉइंट को कहते हैं कि हाफ पावर पॉइंट, हाफ पावर। तो रेजोनेंस कंडीशन में जो होता है ये हमारा कर्व जो है शार्प होना चाहिए। ये शार्प कब होगा? जब हमारी आर की वैल्यू ज्यादा होगी, आर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से हमारा करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो ठीक है, तो इसको हम देखते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि इसके पावर क्या होता है? हाफ होता है। अगर पूछा जाता है कि क्या होता है तो ये दोनों का पावर क्या होता है? दोनों पर हाफ डेवलप होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पावर डेवलप होगा इस केस में देखिए पावर जो मैक्सिमम पावर होगा ये होगा आई आर एम एस का जो है ये आधा है, ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो होगा यानी ये जो है पी मैक्स यानी आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, इसको मैक्स कर दिए अपॉन 2 हो जाएगा। ये आई नॉट आर अपॉन 2 और यहां पर जो पावर डेवलप होगा ये आई नॉट मैक्स स्क्वायर इंटू आर अपॉन 4 हो जाएगा। ये कोई ही सेम पावर यहां पर भी होगा, यानी यहां पर जो पावर डेवलप हुआ है पी मैक्स हाफ इज इक्वल टू आई नॉट आर अपॉन 4। यहां पर आई नॉट क्या है? ये मैं इसको मैक्स कर दिएगा, मैक्स, ये मैक्स बन जाएगी और वही सेम यहां पर भी होगा। इसीलिए क्योंकि हाफ होता है मैक्सिमम पावर का, इसलिए इसका नाम हो गया है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी। इसको चूज करने का भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि देखिए यहां पर सिग्नल है, यहाँ पे पावर हाफ हो गया, यहाँ पर पावर बहुत कम हो गया, यहाँ पर पावर बहुत कम होगा। तो इस केस में अगर रेजोनेंस होता भी है इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस, इसमें अगर सर्किट में कोई फ्रीक्वेंसी का भी रेजोनेंस आप कराते हैं, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर पावर बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पर पावर भी बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से कम होते होते सिग्नल जो है इतना स्ट्रांग होता है कि इस पावर पे वो सिग्नल को रिसीव ही नहीं कर पाएगा, यानी वो स्टेशन आपका चल ही नहीं पाएगा। सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को अच्छी तरह से रिसीव करेगा, सिर्फ रेडियो जो रिसीवर होंगे, चाहे टीवी का हो, रेडियो का हो, सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेंगे जिसकी जो कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच होंगे, यानी इससे ज्यादा। यानी कहने मतलब ये कि लोअर हाफ पावर एंड अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर पावर जो है मैक्सिमम पावर का आधा होता है। जिसका जो है इसको नोट कर लिए, किताब से देख लिएगा कि मतलब lower half power point and upper half power point are those power at which the power developed is half of the maximum power that is delivered by the circuit। तो ठीक है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का हमारा क्या है? एक सिग्निफिकेंस है, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का सिग्निफिकेंस है। यानी यही दो फ्रीक्वेंसी के रेंज में जो भी सिग्नल आएगा उसको जो है हमारे रेडियो स्टेशन उसको कैच कर सकता है और आवाज भी अच्छी आ सकती है। तो इसीलिए इन दोनों स्टेशनों, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के जो क्या कहते हैं, यानी ये जो लेंथ हमारी हो गई इसका हम नाम दे दिया है बैंड विड्थ। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत अच्छा टर्म है, इसका बहुत ज्यादा यूज भी है, बहुत ज्यादा इसका आगे जब इंजीनियरिंग करें तो आपको बैंड विड्थ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बैंड विड्थ जो है, तो ठीक है, तो बैंड विड्थ करने के बाद जो बैंड विड्थ हो गई है, यानी बैंड विड्थ की जो वैल्यू होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होगी। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, या एफ डेल्टा एफ भी कह सकते हैं। तो F2 माइनस F1 ये हमारी बैंड विड्थ है। इस रेंज में जो भी सिग्नल आएंगे, जो भी वेव्स आएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आएगी, उसको रेडियो स्टेशन उसको कैच कर सकता है, उसका भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। क्योंकि सबका प्रोग्राम, लेकिन और सब जो है इसमें पावर बहुत ज्यादा, बहुत देखिए बहुत, यहाँ तो बहुत ही कम है, यहाँ पे और यहाँ पे कम है, यहाँ पे काफी, यहाँ पे यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है यही जो हमारी जो है ये रेंज एक तरह से है, ये जिसका प्रोग्राम हम आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का होता है, लोअर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है ये कहलाता हमारा बैंड विड्थ। तो अब देखिए अगर कर्व हमारा शार्प है तो बैंड विड्थ हमारी क्या होगी? कम होगी। और हमें यानी शार्पनेस ऑफ जो कर्व होता है ये बैंड विड्थ को भी कैसे डिफाइन करता है। जब कर्व हमारा शार्प होगा तो बैंड विड्थ की वैल्यू भी हमारी क्या होगी? कम होनी चाहिए, यानी नैरो बैंड विड्थ होनी चाहिए। फॉर गुड ट्रेनिंग,
फॉर गुड ट्यूनिंग बैंड विड्थ शुड बी नैरो या कह सकते हैं स्मॉल हो सकती है। तो ठीक है, ये दोनों आपके रहे। बैंड विड्थ होती है, और जो बैंड विड्थ की जो वैल्यू होती है, इसका डेरिवेशन भी आपकी किताब में दिया, डेरिवेशन आता नहीं है, कोर्स में शायद है भी नहीं। ये जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ है, इसको डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये जो बराबर होता है R बाई एल के बराबर, सर्किट पैरामीटर। यानी सर्किट बैंड विड्थ जो होती है, ये क्या होती है, ये बैंड विड्थ क्या होती है, ये सर्किट की जो कंपोनेंट्स होते हैं आर और एल, उस पर डिपेंड करती है। यानी नैरो बैंड विड्थ होने के लिए, यानी फॉर स्मॉल बैंड विड्थ, अगर फॉर स्मॉल बैंड विड्थ क्या होना चाहिए, फॉर स्मॉल या नैरो जिसे बोलते हैं, नैरो बैंड विड्थ को मैं डब्ल्यू कर दिया है, क्या है, आर शुड बी स्मॉल, आर शुड बी स्मॉल एंड एल शुड बी लार्ज। ये होता भी है, यही होता है, यही हमारा होता है कि भाई अगर रेजिस्टेंस कम है, स्मॉल है, तो क्या होगा, करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, शार्प ज्यादा कर्व होगा। यानी रेजोनेंस की शार्पनेस जो है बहुत मायने रखती है, और रेजोनेंस की शार्पनेस जो है को बढ़ाने के लिए हमारी बैंडविड्थ भी कम होनी चाहिए, यानी नैरो बैंडविड्थ होनी चाहिए। उसी के बीच कोई भी प्रोग्राम होगा, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो ठीक है, चलिए, ये हुआ, यानी फॉर स्मॉल बैंड या नैरो बैंडविड्थ, डब्ल्यू आई बैंडविड्थ, बी ए बैंडविड्थ, आर शुड बी स्मॉल एंड एल शुड बी लार्ज होना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू होती है आर अपॉन एल, इस फार्मूले से देखिए, अल्टीमेटली जो बैंडविड्थ है सर्किट के पैरामीटर पर ही डिपेंड करी है, यानी आर पर डिपेंड करी है और एल पर डिपेंड करी है। तो बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, तभी कर्व हमारा क्या होगा, शॉर्ट, तभी रेजोनेंस कर्व क्या होगा, हमारा शॉर्ट होगा। अच्छा, इसको और अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूं मैं इसको, तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के जो है देखिएगा। इस कर्व को चलिए यहाँ रहने देना चाहिए था, मैं इसको जो है इस कर्व को इसी तरह से रहने दीजिए, जरा था थोड़ा सा ये जरूरी था। I not max I not max अंडर रूट 2, और ये जो है हमारा ओमेगा नॉट, और ये है ओमेगा 2, ये है ओमेगा 1। ये देखिए, ये दूरी और ये दूरी दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
और यही हमारी क्या कहलाती है, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसकी वैल्यू होती है R बाई एल होती है। यानी ये दोनों बराबर दूरी पर है, तो ये हो जाएगा हमारा R बाई 2L, R बाई 2L, और ये भी कितना हो जाएगा, R बाई 2L। तो R बाई 2L प्लस R बाई 2L मिलकर के क्या बन जाएगा, R बाई L। ये हमारी क्या है, ये बैंड विड्थ होती है ये। तो ठीक है, बैंड विड्थ के बाद एक टर्म और आता है जो कि शार्पनेस को डिफाइन करता है। देयर इज वन मोर टर्म, there is one more term, that is quality factor। quality factor जिसको बोलते हैं Q factor। Q factor which define we define the sharpness of resonance। तो ठीक है, अब Q फैक्टर जो होता है, Q फैक्टर जो होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है क्वालिटी फैक्टर, नाम से लग रहा है क्या, क्वालिटी फैक्टर, यानी किसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, यानी इसी की क्यू कितना ज्यादा है। क्वालिटी मीन, क्वालिटी जानते हैं, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी गुणवत्ता कहते हैं, उसकी क्वालिटी कहते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्यों क्वालिटी घटिया है। तो बैंड विड्थ जो है के बाद एक टर्म और है जो कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन करता है, यानी प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए ये इसका भी यूज किया है, क्वालिटी फैक्टर। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी इसको ओमेगा नॉट अपॉन बैंड विड्थ, बैंड विड्थ इसको हम कहते हैं क्या। अब चलिए ठीक, इसको हम देख लेते हैं। ये बैंड विड्थ हमारी है, तो बैंड विड्थ हमारी कितनी थी, ओमेगा नॉट थी, और सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, और बैंड विड्थ हमारी कितनी है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब इसके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, देखिए क्या आता है, बहुत अच्छा रिलेशन निकल करके आएगा। ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट एल इंटू सी होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है R बाई एल होती है। ये हो गया हमारा ओमेगा, अब ये हो गया हमारा, ये हो गया है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 1 अपान अंडर रूट एल इंटू सी इंटू एल अपान आर हो जाएगा। तो हमने सिंप्लीफाई किया है, तो ठीक है, और थोड़ा सा अच्छी तरह से कीजिए इसको। तो जो एल है इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल, और इसको कर सकते हैं अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट सी इंटू 1 अपान आर। तो ये एक इससे कट गया, नीचे क्या बचा 1 बाई आर, ऊपर अंडर रूट एल है, नीचे अंडर रूट सी है, तो इसको लिख सकते हैं एल अपान सी। यानी जो क्यू फैक्टर आया हमारा, क्यू फैक्टर जो हमारा है, क्यू फैक्टर जो हमारा है 1 बाई आर इंटू एल अपान सी। जहां पर हमारा R जो है रेजिस्टेंस इन ओम है, L इंडक्टेंस इन हेनरी है, C कैपेसिटेंस क्या है, ये हमारा कैपेसिटेंस इन फैरेड है। ये तो देखा आपने कि सब कुछ मिला करके रेजोनेंस सर्किट जो है, यानी सीरीज LCR सर्किट, उसके जो पैरामीटर है उन्हीं पर सारी क्वालिटी डिपेंड करती है। अब क्यों, चूंकि क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर हाई होना चाहिए, यानी इसकी जो वैल्यू होती है ये 10 से लेकर के 100 तक होती थी, लेकिन अब ये होने लगी है 200 तक। ये क्यू की जो वैल्यू है 10 से लेकर 100 या 200 तक होने लगी है। तो जिसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उसका जिसका क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा होगा, वो जो है उतनी ही जो हमारी क्या होगी, ये अच्छा ही हमारा उसमें रेजोनेंस होगा, प्रॉपर अच्छी ट्यूनिंग होगी ये। तो हमारा देखिए, अब देखिए जो हमारा आया था ये क्यू फैक्टर जो है, ये क्यू फैक्टर जो है ये हमारा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। यानी क्यू फैक्टर के लिए क्या है हमारा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हाई हो
और बैंडविड्थ क्या हो, कम से कम हो, यानी नैरो बैंडविड्थ हो, यानी इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कम हो। अगर ये कर्व जो है शॉर्प नहीं होता, फ्लैट होता, तो इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होगी। जैसे देखिए ये इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, ये इसकी जो बैंडविड्थ है, ये जो बैंडविड्थ है ये ज्यादा है, बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए जरूरी है कि बैंडविड्थ भी कम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम सर्किट के पैरामीटर्स पे आते हैं। देखिए आपने क्यू फैक्टर जो होगा, यानी फॉर हाई क्यू, फॉर गुड क्यू, फॉर हाई क्यू, यानी क्यू हाई होने के लिए क्या है, हमारा जो है आर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल, स्मॉल होना चाहिए। और जो एल है, एल क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और सी जो है हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। यानी सब मिला के क्वालिटी फैक्टर भी उसके जो पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है। यानी एलसीआर सर्किट में एलसीआर तीनों ही कंपोनेंट का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बहुत ही सर्किट की गुणवत्ता जो होती है, जिसको प्रैक्टिकल वे में ट्यून सर्किट के रूप में यूज करते हैं, ये तीनों को जो है बहुत अच्छी तरह से इसका सिलेक्शन करना चाहिए, जिससे हमारी क्वालिटी भी अच्छी हो, बैंडविड्थ भी कम हो और रेजोनेंस भी आ जाए। तो कहने मतलब यह है कि हमें अच्छी ट्यूनिंग देने के लिए हमारी बैंडविड्थ क्या हो, कम हो। फॉर वेरी गुड ट्रेनिंग, फॉर बेटर ट्रेनिंग तो मैं इसको, ठीक है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, फॉर बेटर ट्रेनिंग फॉर बेटर बेटर ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, आर स्मॉल, और स्मॉल, एल लार्ज, सी स्मॉल, बैंडविड्थ स्मॉल, बैंडविड्थ स्मॉल, और क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर जो हो हाई होना चाहिए, क्यू फैक्टर हमारा हाई होना चाहिए। तो ये रहा आपके पास, ये आपके लिए जो है पूरा रेजोनेंस। अब इससे जो आप जो बता दिया गया है, जो मैंने आपको बताया है, इससे और ज्यादा जो है वो उसमें कुछ नहीं है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ें। और एग्जामिनेशन में हर साल आता है। मेरे पास एक पेपर है, ये 2000 नीट 2022 का है, नीट 2022 का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए, ये दिया हुआ है कि सीरीज, क्वेश्चन को देखा, मैं ज्यादा नहीं 10-5 मिनट और लूंगा। मैं इस क्वेश्चन को करा करके बताना चाहता हूँ मैं कितना सिंपल है ये। इसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं ये जो भी बताएगा उसी पर डायरेक्टली उसी पर था। ये 2022 का है नीट। A series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to a 230 volt variable frequency AC source। मान लीजिए कोई सर्किट है, मतलब सर्किट का पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं। जो देखिए, ये हमारा है, ये L है, ये हमारा है, ये C है, और ये हमारा क्या है, ये R है। ये हमारा L जो है 5 हेनरी है, 5.0 हेनरी। और C जो हमारा है ये 80 माइक्रोफैरेड है, 80 माइक्रोफैरेड है ये। और जो हमारा R है 40 ओम है, 40 ओम है ये। अच्छा, 40 ओम इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट, ये 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। और क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी कोई इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, क्योंकि एल और सी चेंज करने के लिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी तो एक्सएल और एक्सी चेंज होगा। इस तरह से करेंगे, किस चेंज करके इस तरह से करेंगे कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट व्हिच द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज लाइकली टू बी। देखिए, यानी हमें लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पूछा है। इसमें देखिए दो चॉइस दिया है, एक दिया हुआ है 50 रेडियन पर सेकेंड एंड 25 रेडियन
पर सेकेंड। डी पार्ट है 46 रेडियन पर सेकेंड एंड 54 रेडियन पर सेकेंड। सी ये हमारा है 42 रेडियन पर सेकेंड एंड 58 रेडियन पर सेकेंड। और दूसरा है ये डी है पार्ट है, ये हमारा है 25 रेडियन से लेकर के 75 रेडियन पार्ट ऑफ सेकेंड। यानी ये कहा है कि एक एलसीआर सर्किट है जिसको 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से सोर्स दिया गया है। तो अब हमको बताना है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिस पे पावर डेवलप, जो मैक्सिमम पावर डेवलप हो रहा है उसका मैक्सिमम पावर का आधा डेवलप होगा। यानी आपको पूछा गया है क्या, W1 एंड W2 पूछा गया है, ये क्या होगी। तो इसको देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे हैं आप कैलकुलेशन मत कीजिए, बिल्कुल अगर सॉल्व ही करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टाइम बचाना है। तो जैसे बताया गया था जो बैंडविड्थ जो कर्व होता है, जैसे जो ये कर्व आया था, ये जो आया था, इससे जो है क्या है, एक इससे यानी ये दोनों बराबर दूरी पर हो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्या होता है, ये बराबर दूरी पर होता है। यानी अगर ये हमारी ये ओमेगा नॉट है, ये हमारी जो है ये ओमेगा 1 है और ये हमारी ये ओमेगा 2 है। तो जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए। यानी 50 अगर मान लिया इधर है तो इधर अगर 52 है तो 52 इधर भी होनी चाहिए, और 50 इधर 52 इधर है तो और इधर कितना होना चाहिए, 50 है तो इधर 48 होना चाहिए, इधर 52 होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ये कौन सा होगा। कि देखिए इससे 50 और 25 से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 46 में और 54 में इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये मान लेते हैं 50 हर्ट्ज है, अभी कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेते हैं पहले, चलिए ठीक है। तो अब देखिए कुछ लोग अंदाजा लगा करके ही है जो है ऑन जो है मतलब एक तरह से गेसिंग करके भी इसको बता सकते हैं। 42 58 नहीं हो सकता है, 42 58 नहीं हो सकता है, 25 75 नहीं हो सकता है। जैसे माना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम कह देते हैं अगर 50 है, अगर ये हमारी ये कितनी है, ये 50 है, तो अगर हमारे इधर ये 60, अगर हमारी ये 60 है, इधर कितनी हो जाएगी 40 होनी चाहिए, दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। हम ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है W0 1/√L/C। देखिए L/C, देखिए पहले क्या होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मैं इस फॉर्मूले मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। मैं ये अब देखिए 1/L, 1 बाई रखिए, 1/L कितना है, ये 5 है मेरी है, तो 5 C कितना है 80 माइक्रोफैरेड है, तो 80 माइक्रोफैरेड 80 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड ये हो गया है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना इसकी वैल्यू आएगी। इसको जब अंडर रूट लेंगे तो 10 टू द पावर -3 बाहर जाएगा, 10 टू द पावर 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 800, ये 80 और 5 ये हो जाएगा 400 का जो एलसीएम आएगा ये कितना आएगा, ये 20 आएगा। बस यही हो गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1000 अपॉन 20 कर दिया 2 25 10 यानी 50 रेडियन आई है, 50 रेडियन पर सेकेंड। यानी ओमेगा नॉट जो आई है ये 50 रेडियन पर सेकेंड है, हर्ट्ज में नहीं रेडियन में है। तो देखिए 50 है, तो जो 50 है तो 50 से इधर जितना इधर कम होगा उतना उधर ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं इधर ये 46 है और इधर कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ये बैंडविड्थ जो है 54 यानी 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें करेंगे तो देखिए अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 और 25, अगर यहाँ 50 अब यहाँ सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो सब पता चल जाएगा आपको। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी 50 रेडियन पर सेकेंड आई है, तो 50 से जितना उधर कम होगा उतना उधर ज्यादा होगा। तो इससे आंसर हमारा 20 सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि 50 है, अगर इससे क्या है -4 है, इससे क्या है +4 है, दोनों तरफ इतना ही है। तो अगर हम 50 से अगर हम इसको देखें, ये 50 की तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 50 तो होगा ही दोनों तरफ, ये भी नहीं होगा। ये 42 है
ये 50 है, ये 42 है, और ये कितना है, ये 58 है। ये भी नहीं हो सकता है। अगर ये 50 है तो ये हमारा 75 है, ये 50 है, तो ये भी नहीं सकता है। सबसे सुटेबल आंसर क्या है, ये है, यानी आंसर बी हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर। तो कीजिएगा, बहुत अच्छा है ये। आपके जेई लेवल का भी क्वेश्चन है, जो मेंस होता है उस तरह के क्वेश्चन है, एडवांस हो तो करने उसके लिए बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ठीक है, इसको पढ़िए, और भी न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा, वही न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए इसको अच्छी तरह से, और अपना ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि जो आज बताया है मैंने, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कुछ और भी आपका सजेशन है तो बिल्कुल उसे बताइए, उसको पूरा करूँगा। थैंक यू वेरी मच।